कलकत्ता से 17 किलोमीटर दूर एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार में 3 सदस्य थे। परिवार के मुखिया का नाम पंकज होता है, उनका पत्नी का नाम शांता होता है और इन दोनों का एक लड़का होता है 8 वर्ष का, उसका नाम सेहांशु होता है। पंकज और शांता दोनों काम किया करते। पंकज एक शॉप पे काम किया करता और शांता एक रेस्टोरेंट में काम किया करती। सेहांशु का उम्र 8 वर्ष का था और सेहांशु कक्षा 4 का छात्र था। सेहांशु स्कूल से 2 बजे लौट जाता घर पे। उसके बाद वह एक ट्यूशन जाता और ट्यूशन से आकर घर में खेलता। और उसका पड़ोस का एक सीनियर दोस्त होता है जो दोनों साथ में हर रोज खेला करते। शांता और पंकज दोनों करीबन 6 बजे शाम को घर लौटते। इस बीच में स्कूल से सेहांशु आता और ट्यूशन से आने के बाद उनका सीनियर दोस्त और सेहांशु साथ में खेला करते। 16 फरवरी 2021 का दिन था। हर रोज की तरह सेहांशु का दोस्त सेहांशु के पास खेलने के लिए उसका घर पे जाता है। जाने के बाद जैसे दरवाजा खोलता है, जो आगे का नजारा था वो नजारा देखकर उसका होश उड़ जाता है और वो जोर जोर से चीखने लगता है। जब उस लड़का का चीख मोहल्ले वाले सुनते हैं तो सारे लोग भागे दौड़े हुए चले आते हैं और जब सारे लोग दरवाजा के अंदर देखते हैं कमरे में तो सारे लोग का होश उड़ जाता है। पंकज के घर में सेहांशु का लाश पड़ा हुआ था और लाश तरबतर था और सेहांशु को इस कदर मारा गया था जैसे कोई पुराना दुश्मन हो, पुराना कोई रंजिश हो। इसी के बीच में से एक व्यक्ति पुलिस को भी खबर कर देता है। पुलिस मौके पे भागी हुई आती है और जब पुलिस भी देखती है उस नज़ारे को तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। जिस जगह से सेहांशु का लाश पड़ा हुआ था उस टेबल में भी कुछ खून के छींटा लगा हुआ था। एक गणेश जी का मूर्ति होता है, वजन मूर्ति होता है, उसमें भी कुछ ब्लड का छींटा लगा हुआ था और एक वहां पे चाकू होता है, चाकू पे भी ब्लड का छींटा लगा हुआ था। ऐसा था कि सेहांशु को पहले दीवार में मारा गया, उसके बाद टेबल में सर को पटका गया और इसके बाद भी गणेश जी का मूर्ति से भी सेहांशु के माथा पे मारा गया था। और इतना करने के बाद भी एक चाकू से सेहांशु का दोनों हाथ का नस काटा गया था, दोनों हाथ का नस कटा हुआ था। फिर स्थानीय लोगों की मदद से सेहांशु के मम्मी पापा को भी खबर करते हैं। उनके मम्मी पापा काम छोड़कर भागे हुए आते हैं। अपने बेटा सेहांशु का मृत पाकर उन दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं। पुलिस उस बॉडी को कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन इधर मोहल्ले वाले काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगते हैं कि एक शांत इलाका में जहां किसी का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता उस जगह में इस कदर से कौन एक बच्चे को मार सकता। इतना बेरहमी से मारा गया था कि लोग इसके कातिल को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए पुलिस को बोल दिया। उस सीसीटीवी कैमरा फुटेज में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो घबराए हुए और भागते हुए नजर आ रहा था। हालांकि सीसीटीवी कैमरा से भी पुलिस को कुछ हाथ नहीं आया और इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि पहले सेहांशु का दीवार में सर को मारा गया है, उसके बाद वज्री सामान से माथा पे मारा गया है और सेहांशु का शरीर से ज्यादा ब्लड बह जाने की वजह से सेहांशु दम तोड़ देता है। अब पुलिस सेहांशु का बॉडी को सेहांशु के परिवार में पंकज और शांति को दे देते। सेहांशु को अंतिम संस्कार भी कर देते हैं, लेकिन लगातार उस मोहल्ले वाले को पुलिस पे दबाव था और नाराबाजी कर रहे थे। तो फिर पुलिस सेहांशु के मम्मी पापा के पास आते हैं सेहांशु के घर और सेहांशु के मम्मी यानी कि शांति देवी से कुछ पूछते हैं और कुछ पंकज से पूछते हैं। पुलिस उनके मम्मी पापा से सेहांशु के बारे में पूछते हैं कि सेहांशु का किसी के साथ लड़ाई झगड़ा था क्या, कि आप लोग का किसी के साथ लड़ाई झगड़ा था क्या। लेकिन पंकज और शांति बताते हैं कि ना हम लोग का किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा था और ना ही सेहांशु का। लेकिन फिर सेहांशु के पापा पंकज बताते हैं कि हाँ, स्कूल में कुछ दिन पहले ही सेहांशु के साथ का किसी के साथ लड़ाई हुआ था। पुलिस फिर जब स्कूल जाकर उस लड़के से बात करती है, उस लड़के के घर वालों से बात करते हैं तो उस लड़के के घर वाले और लड़का कुछ ऐसा नहीं बताते जिससे पुलिस को उनके परिवार और उनके ऊपर डर जाए। अब पुलिस आकर सेहांशु के कमरे को तलाशने लगती है, लेकिन जिस जगह पे सेहांशु को मारा गया था उस जगह पर जो भी सामान था वो सारे अपने जगह पर फिट था, यानी कि कोई सामान ऐसा नहीं था जिससे
सेहांशु अपने बचाव में भागे और वो सामान गिर जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था। और जो भी घर में जेवरात पैसे थे वो सारे अपने अपने जगह पे थे। यानी कि कोई चोर भी नहीं था। चोर अगर घर में आया रहता तो सेहांशु को मारने के बाद कुछ रुपये पैसे जरूर चोरी करके भागता। और फिर पुलिस दरवाजा को भी देखती है तो दरवाजा में भी ऐसा कोई स्क्रैचेस नहीं था जिससे कि दरवाजा बाहर से कोई धक्का देके खोला हो या तो फिर तोड़ के अंदर घुसा हो। यानी कि सब कुछ नॉर्मल था। उसके बाद पुलिस का नजर एक कुत्ता पे जाता है जो सेहांशु के परिवार वाले पाला करते थे। वह पालतू कुत्ता हर रोज वही दरवाजे के पास बंधा हुआ रहता है। लेकिन जब मोहल्ले वाले से पुलिस पूछती है कि कुत्ता उस वक्त कुछ आवाज किया था क्या, लेकिन मोहल्ला वाले बताते हैं कि नहीं साहब, जिस दिन सेहांशु का कत्ल हुआ उस दिन कुत्ता जरा सा भी आवाज नहीं किया था। और सेहांशु का घर, और उस मोहल्ले में सेहांशु का घर और कई सारे घर आपस में सटे हुए थे। लेकिन जब पुलिस उस पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं तो पड़ोसियों भी बताते हैं कि साहब जिस दिन और जिस वक्त सेहांशु का कत्ल हुआ उस वक्त जरा सा भी कहीं से कोई आवाज नहीं आया, ना ही सेहांशु का न ही कोई कातिलों का। तो पुलिस को फिर डर जाता है कि जो भी सेहांशु को मारा होगा वह सेहांशु को जानने वाला होगा। तभी सेहांशु भी नॉर्मल चुपचाप रह गया और उसका कुत्ता भी जरा सा भी आवाज नहीं किया, यानी कि वह भौंका नहीं। फिर पुलिस सेहांशु के मम्मी यानी शांता देवी और पंकज का मोबाइल को लेती है और इन दोनों को कॉल डिटेल खंगालने लगती है। सेहांशु के पापा का कोई खास किसी से बात नहीं हुआ करता था, लेकिन सेहांशु के मम्मी यानी शांति का कॉल डिटेल जब पुलिस खंगालती है तो पुलिस को शक होता है। सेहांशु के मम्मी के लगातार एक नंबर पर कई घंटे बात हुआ करता था। रात में भी 12-1 बजे तक बात हुआ करता था और दिन में भी कई घंटे तक बात हुआ करता। अब जब पुलिस उस नंबर का लोकेशन चेक करने लगती है जिस नंबर से सेहांशु के मम्मी यानी शांता देवी बात किया करती, लेकिन उस नंबर का मोबाइल जिस दिन सेहांशु का कत्ल होता है उस दिन वह मोबाइल स्विच ऑफ आता है। यानी का सेहांशु स्कूल से 2 बजे आया था और 6 बजे उसका दोस्त उससे मिलने के लिए जाता है। यानी कि 3-4 घंटा के बीच में ही सेहांशु का कत्ल हुआ था। और जब उस नंबर को पुलिस देखती है कि कब स्विच ऑफ हुआ था, तो वह नंबर करीबन 12 बजे स्विच ऑफ हुआ था और 8 बजे रात में मोबाइल ऑन हुआ था। अब पुलिस को उस नंबर पे डॉट जाने लगता है। जब पुलिस सेहांशु के मम्मी यानी शांता देवी से पूछती है कि यह कौन है, शांता देवी बताती है कि यह मेरा फ्रेंड है, काफी ज्यादा गहरा दोस्ती है, इसीलिए इससे काफी ज्यादा बात हुआ करता था। ये सारा कुछ पुलिस कर ही रही थी और इसी बीच में उसी मोहल्ले का एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन जाती है और बोलती है कि हमारा घर के सामने एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जिसमें जो भी कोई गुजरता है उस रास्ते से सारा कोई कैमरे में कैद हो जाता है। अब पुलिस उस सरपंच के घर में आती है और उसके दरवाजे के सामने उसके दरवाजे के सामने जो कैमरा लगा हुआ था उसका वीडियो देखने लगती है। तो पुलिस को देखने के बाद पता चलता है कि एक महिला है जो वही 2-3 बजे का वक्त वहां से गुजर रही थी और उसके मुंह पे मास्क लगा हुआ था और थोड़ा घबराई हुई भी थी और जल्दबाजी में भागी हुई यानी चली जा रही थी, जिससे पुलिस को उसके ऊपर शक होता है और पुलिस उसका फुटेज निकालकर लेके आती है और शांता देवी का पति पंकज को दिखाती है और पूछती है कि इसे आप जानते हैं क्या। शांता देवी तो पहचान करने से इनकार कर जाती है, लेकिन पंकज बताता है कि हाँ, ये मेरी पत्नी का सहेली है। जब पुलिस जो नंबर शांता देवी के मोबाइल में मिला था उस नंबर का डिटेल निकालती है तो वही लड़की जो उस सरपंच की कैमरा में कैद हुई थी वही लड़की वहां से गुजर रही थी और वही लड़की से लगातार शांता देवी का फोन पे बात हुआ करता। अब पुलिस को शक यकीन में बदल गया था कि हो ना हो यही महिला सेहांशु का कातिल है। पुलिस फिर उस महिला को उठाती है और शांति देवी और पंकज को उठाकर स्टेशन लेके जाती है और इन तीनों से कड़ाई से पूछताछ होता है। तो फिर पंकज तो नहीं, लेकिन शांता देवी और उनका फ्रेंड, जब महिला पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो इन दोनों टूट जाते हैं और एक कहानी सुनाते हैं। बताते हैं साहब, ऐसा था कि शांता देवी उस महिला से लगातार कई घंटे तक बात किया करती
और इन दोनों का अटैचमेंट काफी आगे तक का था। यानी ये दोनों आपस में शारीरिक संबंध भी बनाया करते। एक रोज ये दोनों आपत्तिजनक हालत में थे और उसी वक्त सेहांशु घर में आता है, घर का दरवाजा खोलता है, वैसे सामने देखता है कि उनका मम्मी और उनका मुंह बोली मौसी, सेहांशु उस महिला को मौसी बोला करती, उनका मुंह बोली मौसी और मम्मी दोनों आपत्तिजनक हालत में है। जब इन दोनों महिला सेहांशु को सामने देखते हैं तो इन दोनों का होश उड़ जाता है और इन दोनों के मन में अजीब अजीब सा विचार आने लगता है कि अब सेहांशु हम लोग दोनों को इस हालत में देखा है तो कहीं किसी को बोल ना दे और कहीं स्कूल में जाकर हल्ला ना कर दे। इसी को देखते हुए इन दोनों विचार बनाते हैं कि क्यों ना सेहांशु को ही रास्ता से हटा दे। और फिर इन दोनों एक रोज जब सेहांशु स्कूल से आता है तो सेहांशु को घर में अकेले पाकर इन दोनों सेहांशु पे लगातार दीवार में पटकते हैं और उस मूर्ति से मारते हैं। जब इससे मारने के बाद भी शांति देवी का शक जो था कि कहीं सेहांशु जिंदा तो नहीं है, उसके बाद अपने किचन में जाती है और एक चाकू लाती है, उससे दोनों हाथ का नस काट देती है और वही दोनों महिलाएं बैठी रहती है जब तक का सेहांशु का शरीर ठंडा ना पड़ जाए। सेहांशु का मौत होने के बाद वहां से शांता देवी का सहेली मेन रास्ता से निकल जाती है और शांता देवी एक पीछे का रास्ता था उससे निकल जाती है काम पर। इसके बाद पुलिस पूछती है पंकज से कि इन दोनों के संबंध के बारे में क्या आपको पता था। पंकज भी बताता है कि हाँ साहब, हमें भी पता था, हम अभी तक अंधेरा में नहीं थे, लेकिन हम लोग के बीच एक छोटा बच्चा होता है, इसीलिए हम देख के भी अनदेखा कर दिए थे ताकि हम लोग के बीच में कोई रिश्ता में दरार ना आवे। पुलिस इस मामले का चार्जशीट तैयार करती है और इस मामले को कोर्ट में भेज देती है। अब इन दोनों का जज क्या सजा देते हैं ये फैसला जज के हाथ में है, लेकिन क्या यही एक रास्ता था शांता देवी को अपने बच्चे के सामने बचने का? कोई और भी रास्ता हो सकता था, लेकिन शांति देवी जल्दबाजी में यह कदम उठा देती है और अपने बच्चे को हमेशा के लिए खो देती है, अपने आप को एक सलाखे के पीछे भेज देती है। कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।